अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर्ली? आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? चैट बॉक्स में ज़रा रिप्लाई कर दें प्लीज़। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था, किया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था, किसी ने किया है? हो गया सॉल्व? कोई मसला है तो पूछ लें। कुछ कुछ हुआ, चलें बाकी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जी मेरे साथ। Adjusted balance as per cash book at 30 June 2001 by preparing a BRS. In preparing its bank reconciliation statement at 30 June 2001, Careful Company has made available the following data. उसने आपको following data दी है। Balance as per bank statement दी है। Deposit and transit, नीचे नोट में है deposit and transit is an other name of uncredited checks. Outstanding checks दिए हुए, ये लिखा हुआ है outstanding checks is an other name of unpresented checks. Amount erroneously credited by bank, ये है असल बात, 400 रुपए। और बैंक सर्विस चार्जेस फॉर जून 75 रुपीज। पिछले सवाल में आपको कैश बुक का एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था जिसे हमने एक एडजस्टेड कैश बुक बनाई थी। इस सवाल में आपके पास कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन कल वाले सवाल की अगर आप लोग बीआरएस निकालें जो मैंने अभी मिटा दिया थोड़ी देर पहले, उसमें आप देखें तो हमने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू किया सवाल और खत्म किया था बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से। इस सवाल में हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। कैसे? कल वाले सवाल में हमने पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाई थी और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी, ऐसे ही है। आज वाले सवाल में हम सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। मैंने आपको बताया था हमेशा शुरू करनी है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, तो वो आपको सवाल में दिया हुआ है। बैलेंस दिया हुआ आपको 38025 क्रेडिट बैलेंस। मैंने कल आपको बताया था अगर बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ ना लिखा हो कौन सा बैलेंस है, तो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जरा पुरानी चीजें साथ साथ याद रहेंगी तो आगे चीजें सॉल्व होनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिपॉजिट एंड ट्रांसिट लिखा हुआ है अनक्रेडिटेड चेक्स। क्या अनक्रेडिटेड चेक्स बीआरएस में आते हैं? और कल इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी कि ये हमेशा क्रेडिट होते हैं बीआरएस में। और आउटस्टैंडिंग चेक्स, क्या ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं? और ये हमेशा डेबिट होते हैं बीआरएस में। ठीक है जी।
नेक्स्ट अब बात ना जरा ध्यान से सुननी है। वो कह रहा है अमाउंट एरनसली क्रेडिटेड बाय बैंक टू केयरफुल्स अकाउंट 28 जून 2001 को। 28 जून 2001 को बैंक ने गलती से केयरफुल कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्या बैंक के क्रेडिट करने से केयरफुल कंपनी का बैलेंस बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा? चैट बॉक्स में बता के चलना है ताकि फिर मैं उतनी डेप्थ में समझा सकूं कि हो क्या रहा है। मैं अगर कैश बुक डेबिट करता हूं तो मेरा बैलेंस बढ़ जाता है, और बैंक जब क्रेडिट करेगा तो क्या बढ़ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बढ़ जाएगा। अब ये बैंक से होगी या गलती? क्या ईमानदार लोगों की तरह हमें बैंक को बताना चाहिए कि बैंक वाले अंकल ये आपने गलती कर दी है, इसको ठीक कर लें, या चुप करके हड़प कर दें 400 रुपए? बताएं, हड़प कर देना चाहिए पैसा, या ईमानदारी का सबूत देते हुए बताना चाहिए बैंक वालों को कि आपने गलती से हमारा अकाउंट 400 रुपए से क्रेडिट कर दिया? भाईजान मरना भी है, बताना चाहिए, ठीक है? कल को कब्र में नहीं तो दूसरे जान में हम कहां देते फिरेंगे 400 400 रुपए, किसके मांगते रहेंगे? तो बेहतर है कि भाईजान अभी बता के ना, अभी 400 रुपए दे के जान छुड़ा लें। वो हमारे थे ही नहीं पैसे। परसों वाला अगर आप लोग लेक्चर निकालें, इसका पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा था कि अगर बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त कोई एरर हो जाए तो वो हम ठीक करेंगे बीआरएस में जब तक वो बैंक खुद ठीक ना कर ले। अब ये गलती किसने की है? ये गलती की है बैंक वालों ने, तो ये गलती बैंक वाले ही ठीक करेंगे। लेकिन बैंक वाले जब तक ठीक नहीं करते तो हमें बीआरएस में लिखना चाहिए। अब ये समझ लें कैसे लिखना है। एरर बाय बैंक 400 रुपए। डेबिट और क्रेडिट का फैसला आप लोगों ने करना है। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया हुआ है, जब वो ठीक करेगा तो क्या वो हमारा अकाउंट डेबिट कर देगा? जब वो गलती बैंक अपनी ठीक करेगा तो क्या वो डेबिट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो मैं यहां अगर डेबिट लिख दूं, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आखिरी चीज, बैंक सर्विस चार्जेस फॉर जून, क्या ये कैश बुक में आने चाहिए? तो यहाँ पे हम एक कैश बुक भी बना लेते हैं। और बैंक चार्जेस क्या क्रेडिट होते हैं कैश बुक में? ठीक हो गया, चीजें होगी सारी खत्म। अब यहां से कौन सा बैलेंस आएगा? हमने बैंक स्टेटमेंट से शुरू किया है, तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आएगा। कैलकुलेटर पकड़ें, क्रेडिट क्रेडिट ऐड करें और डेबिट डेबिट ऐड करें। नहीं चला बेटा, बीआरएस में किधर आते हैं बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस तो बैंक कैश बुक में आते हैं। बैंक वालों ने काट लिए हैं। बीआरएस में सिर्फ 4 चीजें आती हैं: अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स और एरर्स बाय बैंक। सॉरी, 3 चीजें, और कोई चीज नहीं आती भाईजान। तला साहब ठीक है? तो कैलकुलेटर पे आपके आंसर आया होगा 36075। क्रेडिट क्रेडिट ऐड किया, डेबिट डेबिट ऐड किया, और इन दोनों को आपस में नेट कर लिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट आना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू किया बैंक स्टेटमेंट से। क्रेडिट आ रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो क्या डेबिट होगा एज पर कैश बुक? तो अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का और एडजस्टेड बैलेंस है, तो कल वाली अगर मैं आपको कैश बुक दिखाऊं
तो क्या ये भी कैश बुक का क्लोजिंग एडजस्टेड डेबिट बैलेंस था जो बीआरएस में भी निकला था? तो क्या इंसाफ का तकाजा है कि मैं ये क्लोजिंग एडजस्टेड यहां लिख दूं 36075, और अब जब मैं बैलेंस करूंगा तो क्या मेरे पास यहां पे अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं आ जाएगा? बताएं जी, किसी का कोई सवाल है तो। किसी का कोई सवाल नहीं है जी? 400 वाला दोबारा समझा देता हूँ। 400 वाले की नरेशन पढ़े, उसने सवाल में बताया, गौर से सुनिए अब बात, कि बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बैंक की गलती बैंक वाले खुद ठीक करेंगे, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं करते तो हमें फिलहाल बीआरएस में लिखना पड़ेगा बैंक वालों ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट किया है। तो जब वो ठीक करेंगे तो क्या हमारा अकाउंट वो डेबिट कर देंगे? तो ये मैंने 400 से डेबिट लिख दिया। और कोई जी सवाल? क्लियर है बच्चे आपको? चलो, यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है? चलें फिर एक छोटी सी नई बहस करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी डिसऑनर्ड चेक की, जिसको हम चेक कहते हैं चेक बाउंस हो गया। पता है ना? आपके बैंक में पैसे ना हो और आप किसी को चेक दे दें तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। या अगर आपके साइन मैच ना कर रहे हो तो भी चेक डिसऑनर हो जाता है। ये आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अपने बी लॉ वाले सब्जेक्ट में, चेक किन किन वजहों से चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। लेकिन फिलहाल एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप इंट्रो में पढ़ेंगे, कि किसी भी वजह से अगर चेक डिसऑनर हो गया तो उसका क्या करना है। हमें डेटर जब पैसे देता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 1 लाख रुपए से। हम ये कहते हैं, ये हम एंट्री उस टाइम करते हैं जब हमें चेक रिसीव होता है। फिर हम जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं, 2-3 दिन क्लियरेंस में लग जाते हैं, और फिर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। सपोज ऐसा ही एक डेटर था, डेटर एक्स, उसने हमें पैसे दिए, हमने एंट्री की बैंक डेबिट डेटर एक्स क्रेडिट, और हमने अपने अकाउंटेंट को दिया कि जाओ बेटा जाके ना चेक जमा कराओ। वो चेक जमा कराया। 2 दिन बाद बैंक से फोन आ गया कि सर जी वो जो आपने अपने एक्स साहब का चेक जमा कराया था ना वो डिसऑनर हो गया, आके वापस ले जाए। तो जब हमें चेक मिला था हमने ये एंट्री कर दी थी कि हमें पैसे मिल गए हैं। अब चेक डिसऑनर हो गया, क्या हमें पैसे मिले? बिल्कुल भी नहीं मिले। तो हम तो ये एंट्री कर चुके हैं कि हमें पैसे मिल गए हैं। अब जब नहीं मिले तो क्या मुझे इस एंट्री का ये रिवर्सल कर देनी चाहिए वापस? क्योंकि पैसे तो मुझे मिले ही नहीं, और जब चेक मिला था तब मैंने ये ज्यूम कर लिया था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, कि अच्छे लोग हैं शायद पैसे दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दिए पैसे। तो जब हम एंट्री करते हैं चेक रिसीव की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, और जब ये चेक डिसऑनर हो जाए तो हम क्या एंट्री करते हैं? डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। सिमिलरली हमारा भी ईमान खराब हो सकता है। हमने जब सप्लायर को पैसे देने होते हैं हम क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर डेबिट, चेक दिया तो बैंक क्रेडिट। वो रोज ही आके हमसे पैसे मांगता था, पैसे हमारे पास थे नहीं, हम भी उसको रोज ही लारा लगाते थे। एक दिन वो हमारे घर के बाहर आके खड़ा ही हो गया। उन्होंने कहा भाईजान आज तो मैंने पैसे लेके ही जाने हैं, जो मर्जी हो जाए। आप उससे भी ज्यादा सियाने थे। आपने कहा अच्छा चलो रुको, मेरे से तुम चेक ले जाओ। उसने कहा दो दे दो, चेक दे दो बेशक, लेकिन मुझे पैसे दे दो। आपके अकाउंट में पैसे थे नहीं, आपने ऐसे चेक काट के साइन करके उसके हवाले कर दिया।
वो शरीफ आदमी अपने बैंक में गया, उसने जाके जमा करा दिया। 2 दिन बाद बैंक वालों को उसका फोन आ गया। बैंक वालों ने कहा कि भाईजान आपने जो फलाने साहब का चेक जमा कराया था ना, वो डिसऑनर हो गया, आके अपना चेक वापस ले जाए। उसने बैंक से चेक लिया और सीधा आपके दरवाजे के बाहर आ गया। जब आपने चेक इशू किया था, आपने एंट्री की क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, और आपने ये कहा कि जी मैंने पैसे दे दिए। अब चेक हो गया डिसऑनर। क्या आपने एक्चुअली पैसे दे दिए? नहीं भाईजान, आपने तो पैसे ही नहीं दिए, वो चेक ही डिसऑनर हो गया। तो इस एंट्री का जब हम रिवर्सल कर देंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा डिसऑनर चेक में। क्या ये डिसऑनर चेक समझ आया? कि हमें जब चेक मिलता है और जब हम चेक इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, और जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस एंट्री का हम रिवर्सल कर देते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नहीं है। चलो, मैंने पहले दिन एक बात की थी, एक होता है बेरर चेक और एक होता है क्रॉस चेक। बेरर चेक किसी भी बंदे के हाथ में आ जाए तो वो बंदा जाके पैसे निकलवा सकता है, लेकिन क्रॉस चेक में एक सिक्योरिटी ये होती है कि जिस बंदे के नाम लिखा हुआ है ना उस चेक के ऊपर, उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। लेकिन कई दफा ये होता है कि आप किसी को क्रॉस चेक दें और आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो इस डिसऑनर चेक से बचने के लिए एक मजीद सिक्योर फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है ये? डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। पे ऑर्डर इज जस्ट लाइक अ क्रॉस चेक बट इट इज नॉट डिसऑनर। ये भी एक तरह का क्रॉस चेक होता है, लेकिन ये कभी डिसऑनर नहीं होता। ये कभी डिसऑनर क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक आफ्टर रिसीविंग द अमाउंट टू बी पेड अगेंस्ट इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, होता क्या है कि कई लोग इस डिसऑनर के चक्कर में से बचने के लिए ना, कि जी वो कहाँ फिर आपके पीछे पीछे फिरेंगे, वो कहते हैं आप हमें ना पे ऑर्डर बनवा दें। पे ऑर्डर में बैंक की गारंटी होती है कि भाईजान ये किसी भी जब मर्जी आप प्रेजेंट करेंगे, ये चेक कभी भी डिसऑनर नहीं होगा। तो चेक डिसऑनर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अगर सपोज आपने पे ऑर्डर बनवा के मुझे देना है, तो आप अपने बैंक में जाएंगे, उनको कहेंगे कि जी मुझे फलाने साहब के नाम का एक पे ऑर्डर बना दें। तो बैंक आपसे पहले पैसे लेगा, पैसे लेके वो चेक अपने पास रख लेगा और आपको एक बैंक के नाम का चेक दे देगा। आपसे चेक लेके वो अपने पास रख लेगा और बैंक के नाम का एक चेक दे देगा, जिसकी ये गारंटी होती है कि ये कभी भी डिसऑनर नहीं होगा। क्लियर है जी बात? चलो, पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं। आए जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर आज। ध्यान से करना है, सवाल लंबा है, चीजें इसमें सारी आ जाएंगी, मेजॉरिटी आपकी बीआरएस ये कवर कर लेगा, सवाए एक दो चीजों के। चलें जी, चलें। सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट वो कह रहा है टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक टू फाइंड द एडजस्टेड बैलेंस एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक reconciling the adjusted balance in the cash book with the balance shown in the bank statement, यानी BRS. On December 31st, 2001, the bank column of Salim's cash book showed a debit balance of 4610. कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। On examination of the cash book and bank statement, you find that checks amounting to ₹6300। अच्छा, अब इस सवाल में ना ये चीजें सारी रिपीट हो रही हैं, आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताते जाना है कौन सी चीज क्या है। नंबर 1, checks amounting to ₹6300 which were issued to the creditors, अंडरलाइन करें, issued to the creditors and entered in the cash book before December 31, 2001 were not presented for payment until after that date। चेक जो मैंने इशू की है, क्या मैंने कैश बुक में क्रेडिट किया होगा? यस नो? किया होगा। अगर मैंने चेक कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो मुझे बता सकते हैं ये अनक्रेडिटेड चेक है या अनप्रेजेंटेड चेक है?
नहीं बेटा। हाँ जी, ठीक है, सॉरी। अनप्रेजेंटेड चेक है ये। और अनप्रेजेंटेड चेक क्या बीआरएस में आता है? और बीआरएस में क्या ये चेक डेबिट हो जाएगा? चलो ठीक हो गया। नंबर 2, checks amounting to rupees 2500 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank। ये जो टर्म है ना, बीन पेड इनटू द बैंक, इसका मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये टर्म बार बार यूज होनी है, अभी समझ लें। बीइंग पेड इनटू द बैंक का क्या मतलब होता है? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ऑन 31 दिसंबर 2001 बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2001। ऐसे चेक जो मैंने बैंक में जमा कराए होंगे, क्या मैंने वो कैश बुक में डेबिट किए होंगे? अगर मैंने कैश बुक में डेबिट किए हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी होने चाहिए थे। लेकिन वो किस डेट को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं? 1 जनवरी को। तो ऐसे चेक्स जो मैंने कैश बुक में रिसीव करके डेबिट कर लिए हों और बैंक स्टेटमेंट में अभी तक क्रेडिट ना किए हों, क्या कहलाते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। और अनक्रेडिटेड चेक्स क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट होंगे? ठीक हो गया। नंबर 3, a check of rupees 730 had been dishonored prior to 31 दिसंबर 2001 but no record of this fact appeared in the cash book। एक चेक था 730 रुपए का, वो 31 दिसंबर से पहले डिसऑनर हो गया। तो अभी ऊपर हमने बहस की थी, डिसऑनर चेक की एंट्री होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। अब ये कौन सा चेक है जो हमें मिला था या जो हमने लोगों को दिया? ये कौन सा चेक है? सोचें जरा। कहीं पढ़ के लग रहा है कौन सा चेक है? नहीं लग रहा पढ़ के कौन सा चेक है। तो भाईजान, हमने हमेशा ज्यूम करना है कि हम लोग सही हैं, बाकी दुनिया ही खराब है। तो अगर कुछ भी ना बताया हो कि कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है, तो आपने हमेशा ये ज्यूम करना है कि जो डेटर ने आपको चेक दिया था वो चेक डिसऑनर हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, कस्टमर डेटर। तो जो अगर डेटर ने चेक दिया था वो डिसऑनर हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बोले, एंट्री एंट्री एंट्री। ये ऊपर लिखी हुई है, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है जी। नंबर 4, और ये कैश बुक में होगी एंट्री, इसका बीआरएस से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम थोड़े से बीआरएस में बड़े हो जाएंगे फिर एक ताल्लुक बनेगा, वो 1-2 सवालों में हम देखेंगे। नंबर 4, a dividend of rupees 380 received direct into the bank had not been recorded in the cash book। हमें डिविडेंड मिला है, और कल मैंने बताया था डिविडेंड हमारी इनकम होती है। डिविडेंड हमारे अकाउंट में आ गया है लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बताएं, एंट्री। डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और कैश नहीं, बैंक डेबिट होगा बच्चे। बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर 5, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 420 had been charged in the bank statement but not charged in the cash book। बैंक चार्जेस हैं 420 रुपए के। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहे। क्या कैश बुक में क्रेडिट होते हैं?
तो एंट्री क्या होती है भला बैंक चार्जेस की? बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, ये भी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। नंबर 6, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 पेड बाय पे ऑर्डर इन नवंबर 2001। हमने एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, आपको पता होगा मुख्तलिफ यूनियंस वगैरह होती हैं, तो उनकी महाना कोई फीस होती है। अभी आप लोगों ने आई कैप का जो फॉर्म जमा करा दिया या जो कराना है, उसमें भी आपने 2,000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के जमा कराने हैं ना। तो इस तरह की सब्सक्रिप्शन जो होती हैं उसको हम कहते हैं, ये इस तरह के जो पैसे हम जमा कराते हैं उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। कोई ट्रेड यूनियन वगैरह होगी जिसकी हमने सब्सक्रिप्शन जमा कराई 2,000 रुपए, क्या ये हमारा एक्सपेंस है? क्या ये हमारा एक्सपेंस है? तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, a checkbook of ₹10 has been entered in the cash book twice। चेकबुक का नाम सुना है ना कभी, जिसमें काफी सारे चेक्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपने किसी को चेक दिया, यानी पेमेंट की 10 रुपए की, और वो 2 दफा आपने रिकॉर्ड कर दी। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक चेक आपने 2 दफा कैश बुक में क्रेडिट कर दिया? अब अकाउंटिंग का ये असूल होता है कि आपने उसको काट कर ठीक नहीं करना, डबल एंट्री करनी है। अब गलती से क्रेडिट होगी या कैश बुक 2 दफा, क्या अगर मैं एक दफा डेबिट कर दूं तो वो ठीक हो जाएगा? अच्छा, फिर क्या करूं तला साहब? सपोज एक बंदा था, कस्टमर एक्स, उसको पेमेंट करनी थी 10 रुपए की, मैंने उसको 2 दफा रिकॉर्ड कर दिया। क्या मैंने 2 दफा पेमेंट रिकॉर्ड कर ली क्रेडिट करके? तो अगर मैं एक दफा उसको डेबिट कर दूंगा तो क्या वो जो एक दफा ज्यादा क्रेडिट हुआ है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी। नंबर 8, अ चेक ऑफ ₹270 ड्रॉन बाय सलाम, ड्रॉन का मतलब होता है विड्रॉ करना, निकालना, has been charged to Salim's bank account in the error by bank in December 2001। बैंक का कोई कस्टमर था सलाम, उसने 270 रुपए निकलवाए अपने बैंक से, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिए। क्या मैं कह सकता हूं कि बैंक ने सलाम का अकाउंट डेबिट करना था, गलती से सलीम यानी जी हम जिसकी कैश बुक और बीआरएस बना रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दिया? यस और नो? तो इसको ठीक करने के लिए, अब ये गलती है बैंक की, जो बैंक की गलतियां होती हैं वो बैंक वाले खुद ठीक करते हैं, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं करेंगे, क्या हमें बीआरएस में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो बैंक जब ठीक करेगा तो क्या वो हमारा अकाउंट क्रेडिट करेगा? तो क्या बीआरएस में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बिस्मिल्लाह करें, साफ सुथरा पेज निकालें, कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं।
सवाल जब भी आए आपने हमेशा सबसे पहले कैश बुक बनानी है और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। चला, आपको कैश बुक का ओपनिंग डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और इसमें अभी चीजें ठीक होनी हैं। ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो क्या ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है? क्योंकि इसमें कुछ चीजें ठीक होनी है। बैंक चार्जेस आने हैं, ट्रेड सब्सक्रिप्शन आनी है, एक चेक 2 दफा रिकॉर्ड हो गया वो भी ठीक होना है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाना है और आगे चलते जाना है। नंबर 1, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, क्या बीआरएस में आते हैं? चुप करके लिखते हैं। और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं और अमाउंट है 6300। पॉइंट नंबर 2, अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा बीआरएस में क्रेडिट होते हैं 2500। पॉइंट नंबर 3, चेक डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर चेक की एंट्री डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा 730। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड हमें मिला है, डिविडेंड इनकम होती है तो बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट हो जाएगी 380 से। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट होते हैं। बैंक चार्जेस आ जाएंगे 420। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस हैं सारी चीजें। पॉइंट नंबर 6, ट्रेड सब्सक्रिप्शन हमारा एक्सपेंस है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 100। एक चेकबुक 2 दफा क्रेडिट हो गया है तो एक दफा मैं डेबिट करके उसको ठीक कर लूंगा, तो मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की होगी ना, तो 10 रुपए से डेबिट। नंबर लास्ट, एरर बाय बैंक। क्या एरर बाय बैंक बीआरएस में आता है? तो एरर बाय बैंक, गलती से हमारा अकाउंट डेबिट हो गया है 270 रुपीज से, जब बैंक ठीक करेगा क्या वो हमारा अकाउंट क्रेडिट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। बाजी चीजें होगी सारी पूरी? बिल्कुल होगी। कैश बुक का एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस निकालें सबसे पहले, कितना आता है? तो एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3750। यहां तक सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर आगे नई चीज है एक। पिछले सवालों में आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होता था, जिससे हम जाते थे बैलेंस एज पर कैश बुक से और वो दोनों मैच हो जाते थे। लेकिन इस सवाल में आपको बैलेंस एज पर
कैश बुक दिया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लिया, तब इस केस में आपको थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या? मैंने कहा था बीआरएस हमेशा शुरू करनी है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, लेकिन जब ना हो तो हम शुरू किया करेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से। वो आपने निकाला 3750 डेबिट, और ये सवाल फिर खत्म हुआ करेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे। सेम वही तरीका, डेबिट डेबिट ऐड कर लें, क्रेडिट क्रेडिट ऐड कर लें, और दोनों को आपस में नेट कर लें। सेवन टू एट जीरो 7280 डेबिट डेबिट ऐड किए, क्रेडिट क्रेडिट ऐड किया, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। 7280 आ रहा है डेबिट, क्योंकि डेबिट बड़ा है, लेकिन डेबिट आ रहा है एज पर कैश बुक। क्या क्रेडिट होगा एज पर बैंक स्टेटमेंट? क्योंकि हमने पहले दिन पढ़ा था कि बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट आर इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर। नहीं, हमने वो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो निकालना है ना बच्चे, तो वो तो हम नीचे लिखेंगे ना। ठीक है बच्चे? यहां तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई मसला तो पूछें। फिर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और, ये एक नोट्स बने हुए हैं। नॉर्मली बैलेंस इन कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन कई दफा क्या होता है, अगर हमारे बैंक वालों से अच्छे ताल्लुकात हो और हमारे पास पैसे ना हो ना, तो बैंक हमें शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। मतलब बिजनेस जो है बैंक से कुछ एक्स्ट्रा फंड्स ले लेता है, ताकि हमारे चेक वगैरह डिसऑनर ना हो, और हमारा जो सर्किट है लोगों के साथ वो चलता रहे। तो जब हमारे पैसे बैंक में पड़े होते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होता है, और बैंक वालों के लिए वो लाइबिलिटी होती है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम बैंक वालों से लोन ले लेते हैं, तो अब वो हमारे लिए लाइबिलिटी है बैंक को पैसे वापस करना, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। और क्या बैंक वालों का वो एसेट है? क्या बैंक वालों ने हमारे से वो पैसे लेने हैं? तो एक्सेप्शन इज ओवरड्रॉन बैलेंस। ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन बिजनेस हैज टेकन एक्स्ट्रा फंड्स फ्रॉम बैंक। बिजनेस के पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो बैंक से कुछ एक्स्ट्रा फंड्स ले लेता है। क्लियर है जी? कैसे लेता है? सपोज एक कैश बुक बनी हुई है, आपका ओपनिंग बैलेंस था 50,000, आपको डेटर ने पैसे दिए 5 लाख, आपके पास टोटल बैलेंस अब कितना हो गया? 5.5 लाख। ऐसे ही है ना जी? 5 लाख ये, 50,000 ये। लेकिन आपका एक क्रेडिटर आया, आपने उसको 7 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। आपने बैंक फोन किया, आपने कहा कि जी मुझे ना शॉर्ट टर्म का लोन दे देना, मैं एक चेक भेज रहा हूँ, ये डिसऑनर ना हो। तो बैंक वाले वो 7 लाख रुपए का चेक क्लियर करके उसको 7 लाख रुपए दे देंगे। अब जरा लेजर बैलेंस करें, कैश बुक का अब जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्या वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1.5 लाख रुपए? क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास था 5.5 लाख, और बैंक ने पेमेंट कर दी है 7 लाख की। तो क्या जो 1.5 लाख है, क्या ये बैंक से हमने पैसे लिए होंगे? और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये डेबिट साइड पे आ रहा है, और अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा हो, क्या ये क्रेडिट बैलेंस होता है? तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस हमारी लाइबिलिटी है? बैंक को वापस करने हैं पैसे?
क्लियर है जी। एक चीज और, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है हमारी कैश बुक में, तो क्या ये डेबिट बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट में? हमने कहा था दोनों बैलेंसेस सेम होते हैं बट ऑपोजिट इन नेचर। ये डेबिट था तो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। क्लियर है जी। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कास्टिंग का, टोटल करने का। हमारे अकाउंटिंग के पेजेस में ना काफी सारी फिगर्स लिखी होती हैं और वो कई दफा कैलकुलेट करते हुए कम या ज्यादा हो जाती हैं। तो दो तरह से चीजें होती हैं, एक हम कहते हैं अंडर कास्टिंग, कम टोटल हो जाए अगर, और एक का मतलब होता है ओवर कास्टिंग, अगर ज्यादा टोटल हो जाए। तो अगर डेबिट साइड कम टोटल हुई है तो क्या मैं और डेबिट करके उसको बराबर कर दूंगा? और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा क्रेडिट हो गई है, दोबारा सुनना है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा क्रेडिट होगी जिस तरह अभी पीछे हमने सवाल में किया है, तो क्या मैं उसको डेबिट करके कम कर दूंगा? क्योंकि अकाउंटिंग में काट पीट के हम कुछ नहीं करते, हम हर चीज की डबल एंट्री करेंगे। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि बैंक अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। डेबिट साइड को हम रिसीट साइड कहते हैं क्योंकि डेटर से जो हमें पैसे मिलते हैं वो कैश बुक में डेबिट हो रहे होते हैं, और जो क्रेडिटर्स को हम चेक इशू करते हैं, क्या वो चेक्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होते हैं? किसी को कोई मसला, किसी का कोई सवाल? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका होमवर्क है। इसमें एम्स की कैश बुक का 3000 ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है और आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है उसके अकाउंट नंबर 1 की। इसमें ना एक अकाउंट नंबर 2 भी आ रहा होगा, ये जरा खुद सोच के करना है किस तरह से होगा। क्लियर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करके आइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह 2-3 सवाल और कराऊंगा और बीआरएस का हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, लेक्चर सुबह अपलोड हो जाएगा, कल संडे है तो कल छुट्टी करें, फिर इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को रात 8 बजे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।